मीटिंग में उपस्थित हो, परंतु हम इससे ऐसा कोई मैसेज जाता है कि पेरेंट्स मैनेजमेंट मीटिंग है तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होंगे। ये अपना सबसे पहला आइडियल मानता है। घंटा बच्चा नहीं पढ़ेगा, उससे अच्छा है आप एक टाइम टेबल बना दो, 2 घंटा पढ़ाएं, उसके बाद थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, उसके बाद फिर उनको बोलिए कि आप थोड़ा सा खेल लो या कुछ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आप आके फिर से पढ़ाई आप 1-2 घंटा कंटिन्यू करो। ऐसा अगर करेंगे तो बच्चा जरूर मन लगा के पढ़ेगा है। तो आप बच्चों को कम से कम सुबह नहीं होती तो शाम को कम से कम 10-15 मिनट के लिए योगा अभ्यास के लिए उसको मेडिटेशन के लिए उसको प्रोत्साहित करें। पीटीएम होता है और पेरेंट्स मैनेजमेंट मीटिंग होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित होंगे ताकि हमारी बातें जो है वो आप सुन सके, आपकी बातों को हम सुन सके। धन्यवाद। Very warm good morning, respected Principal of Jindal Adarsh Bharati, Shri Satish Kumar Pandey sir, and all parents. Today's agenda of this meeting: CBSE 9 and 11 registration, CBSE 10th and 12th registration and fee, exam pattern, exam guidelines, faculty class 9, 12, strength in teachers, P2 examination, student profile, tuition versus result, regular attendance, BMI, moral boost class, content-based activity, misuse of currency in absence of parents, diary, ID card, NCC, sports, pending fee, parents' query and suggestion, other points with due permit to the chairman sir or principal sir. In this sequence, date of birth, Aadhaar number, mobile number and annual income. 5 domain subject है, 1 additional subject है. Additional class है, that is 400 registration fee. Class 12 again 6 subject, 150 rupees per subject taken. Again 6 subject होता है, it means वो PCM या bio opt कर सकता है. एक student is opting humanities, commerce वो ऑप्ट कर सकता है क्लास 11 एंड 12 में. डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड एंड बेसिक में स्टैंडर्ड मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट और ठीक है। गुड मॉर्निंग वाला आप सभी अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन का स्वागत। आप सभी को मालूम है कि जिंदल आदर्श ग्राम भर्ती साल में कम से कम 2 बार अभिभावकों के साथ प्रबंधन की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे 2 पदाधिकारी आपसे अपने अपने विषय से संबंधित यहाँ पर जानकारी प्रदान किए हैं। कुछ बिंदुओं के साथ में आपसे अपने विचार और संस्था के जो आगामी कार्यक्रम है और व्यवस्था है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग अभिभावकों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 के CBSE के अभिभावकों को आमंत्रित किए हैं। आज की मीटिंग हमारे 2 चरणों में है। प्रथम चरण आज प्रातः 9 बजे से रखी गई है और दूसरा चरण 11:30 से प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 के अंग्रेजी माध्यम के स्टेट बोर्ड और कक्षा 1 से कक्षा 12 के हिंदी माध्यम के स्टेट बोर्ड में मीटिंग रखते हैं। ये मीटिंग पूरी तरह से CBSE के अभिभावकों से संबंधित है और उसका हम समाधान भी करते हैं। मोटे तौर पर कई अभिभावक ये जानना चाह रहे थे कि कक्षा 10 या कक्षा 12 का आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना ज़्यादा ले लिया है। हम स्लाइड के माध्यम से कक्षा 10वीं 12वीं के अभिभावकों को बताना चाहते हैं, जैसा कि हमारी मैम ने आपको बताया है कि एक विषय का 300 रजिस्ट्रेशन फीस है। कक्षा 10वीं में 6 सब्जेक्ट हैं, 6 विषय का 1800 रुपया और 400 रुपया जो इनका माइग्रेशन फीस है। 2022 से कक्षा 12वीं तक की CBSE की 1200 के स्टेज प्राप्त कर चुके हैं। ये पूरा डाटा है जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के संस्थान के छात्रों की स्थिति बता रहे हैं। अभी प्रवेश पूरी तरह से बंद हो गया है और 10वीं या 12वीं के रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसमें अभिभावक आपके विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे होंगे। मैं एक जानकारी और प्रदान कर दूं कि हमारे CBSE में किसी प्रकार का A, B और C का कोई सेक्शन नहीं है। जैसे स्टेट बोर्ड में है, A सेक्शन का आशय कमजोर बच्चों का होता है, B सेक्शन का आशय औसत बच्चों का होता है और C सेक्शन के आशय प्रतिभाशाली बच्चों का होता है। लेकिन CBSE में कोई ऐसा A, B और C का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम थीटा और फाई सेक्शन रखे हैं।
हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जितने भी सीबीएसई के सेक्शन के बच्चे हैं लगभग उनकी एक समान प्रतिभा है, इसलिए हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किए हैं और एक समान क्लास रखे हैं। दर संख्या है तो इस जानकारी समझ पाएंगे। मोटे तौर पर ये रिजल्ट की स्थिति है कक्षा 5 से कक्षा 12 तक का। जो लाल रंग में है वो ओवरऑल रिजल्ट है, जैसे कक्षा 5 का ओवरऑल 77.78% है, कक्षा दूसरी का रिजल्ट 78.39% है। इसी प्रकार आप नीचे उतरते जाएंगे तो आपके जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उस क्लास के एड्रेस से आप आकलन कर पाएंगे कि आपके बच्चे कौन से सेक्शन में हैं। कक्षा 4 हाई है और थीटा है, उसका रिजल्ट आप देखेंगे तो ओवरऑल का औसत है 73.56%। लेकिन आप सीधा अगर हायर सेकेंडरी आ जाएंगे कक्षा 12 में तो वहाँ का रिजल्ट है 39.39%। हमारे बुलाने का मकसद और इंटेंशन यही है कि हम आपको पालियो के बारे में सारी जानकारी बताएं जो अभी तक के अनुभव के आधार पर रहे हैं। लगभग 3 महीने के हमारे क्लासेस संचालित हो चुके हैं। अगर मैं अप्रैल की बात कर दूं, अप्रैल, जुलाई और अगस्त के महीने में, तो ये 3 महीने में हमने कितनी क्लासेस संचालित की हैं और अभी क्या कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। रिजल्ट की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होगी तब तक हम एक अच्छा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए विद्यालय में जब सर्वांगीण विकास की बात होती है तो 2 अवधारणाएं काम होती है, एक तो शैक्षणिक गुणवत्ता, दूसरा अशैक्षणिक गुणवत्ता। अशैक्षणिक गुणवत्ता से आशा है कि उनकी अन्य गतिविधियां जिसकी परिचर्चा हम बाद में करें उसमें अभिभावकों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए आपका भी सहयोग रहे तो हम निश्चित रूप से अपने प्रयास पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे और एक सफल वातावरण में हम एक अच्छा शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पर संचालित कर पाएंगे। कुछ छात्रों के पास ऐसे गजेट है जो परीक्षा करेंट बैग लेके आना होता है और उसमें जो भी सामग्री लिखेंगे वो बाहर से दिखनी चाहिए, जिसमें ये और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी लेके नहीं आना है। तो कई अभिभावकों को जानकारी नहीं होती है और वो तमाम गैजेट लेके भेज देते हैं। कई बार तो ये होता है कि परीक्षा के दौरान जब बच्चे आते हैं तो सिर्फ असेंबली होती है, फॉर्मल असेंबली, और असेंबली के बाद सीधा परीक्षा होती है तो उनको बच्चे को पढ़ने का कोई समय भी नहीं होता है। भेजते हैं तो सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल बॉक्स उनके पास रहे, एग्जाम जैसे खत्म होते हैं, छुट्टी हो जाती है, घर चले जाते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको जानकारी देने के लिए कि परीक्षा के दौरान बच्चों को कैसे तैयार करें, कैसे बैठते हैं और क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप तक पहुंचेगी तो आगामी परीक्षा में बच्चे भी संवेदनशील रहेंगे, पढ़ रहे हैं, उनके क्लास टीचर्स कौन है और उनके स्टेट क्या क्या है। परीक्षा दशहरा के छुट्टी से पहले समाप्त हो जाएगी। जिन अभिभावकों को दशहरा, दीपावली की छुट्टी के लिए बाहर जाना है तो उनकी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए हम दशहरा से पहले P2 परीक्षा समाप्त कर देंगे। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था P1 परीक्षा में वो 25% का सिलेबस था, लेकिन P2 परीक्षा है उसका सिलेबस 50% हो जाएगा। आते रहे, हालांकि सभी छात्रों को सिलेबस दे दिया गया है कि वो सिलेबस किस विषय में कितना रहेगा, तो 50% का सिलेबस निर्धारित किया गया है और अभी की स्थिति में लगभग 35 से 40% का सिलेबस समापन है या समाप्त होने की स्थिति में है। और आगामी समय में हम समय पर सिलेबस को कंप्लीट करके लगभग 1 हफ्ता का रिविजन या 10 दिन का रिविजन के क्लासेस भी प्रारंभ कर देंगे। पीटीएम बुलाने के पर्पस क्या है? हम सिर्फ पीटीएम में टीचर से इंटरेक्शन करने के लिए नहीं बुलाते हैं, बल्कि ये कोशिश करते हैं कि आपके पालियों के, आपके बच्चों किस विषय में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, क्या हो रही है, कहीं अनुशासनहीनता तो नहीं हो रही है, कहीं बच्चे किसी विषय को लेकर वार्निंग तो नहीं पाए हैं, पनिश ऐसे ग्रुपिस में तो भाग नहीं हुए। मतलब हर जानकारी हमने स्टूडेंट को फाइल में सम्मिलित करने की कोशिश की है, राइट फ्रॉम द स्टडी कॉन्टेक्स्ट टू एवरी एस्पेक्ट्स है, और किस विषय को ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपने विचार को रखने के लिए उनके विचार इतना प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। बोर्ड कार्ड देखिए, टीचर से डिस्कशन कीजिए, प्रोफाइल के एक पॉइंट को पढ़िए और बच्चे को भी साथ में लाइए। जब तक आप इतने इनिशिएटिव नहीं लेंगे हम बच्चों में आमूल परिवर्तन पूरी तरह से सुधार दे सकेंगे। इसलिए आपके सहयोग की हमेशा अपेक्षा रहती है। जब भी विद्यालय आपको बुलाता है तो उसके पीछे की यही सोच होता है कि हम आपके सहयोग से आपके पालियों के सर्वांगीण विकास के लिए उतने ही मेहनत करें जितना आपका प्रत्याशा है, जितना आपकी सोच है, जितना आपकी लगन है, जितना आधा घंटा का समय क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से मिले, उनके रिपोर्ट कार्ड देखें, प्रोग्रेस कार्ड देखें और उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल का अध्ययन करें और डिस्कशन करें। और मोबाइल में घंटों समय बर्बाद करना सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा अवरोध है, हिंड्रेंस है, और यही कारण है कि जिसमें उनकी पढ़ाई पर गिरावट विद्यालय के सोच या निर्देश पर नहीं होगा जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और नॉलेज कर देना चाहता हूँ, कई बार कम्युनिकेशन आप तक नहीं पहुँचती है
ये जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है किसी भी माध्यम से, जो भी चूंकि एक अवसर है आपसे बात करेगा, इसलिए 2 सितंबर शनिवार को प्रातः 8 से 11 बजे विद्यालय अवश्य आवेंगे। कई अभिभावकों को मैं ये देखता हूँ कि उनका कहना है कि सर हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं या फिर पढ़ नहीं पाते हैं, किसी प्रकार की कमियां आ गई हैं। हालांकि विद्यालय को आते हैं वो 6 से 7 घंटे, उसके बावजूद मैं ये देखता हूँ कि पीवन परीक्षा के बाद लगभग ट्यूशन की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि लगभग हर बच्चा ट्यूशन पढ़ने लग गया है। अधिकांश अभिभावक का ये कहना है कि हमारे पास समय नहीं है और हमारे पास कोई संसाधन में नहीं है, तो ट्यूशन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई मैं ये बता दूं कि ट्यूशन किसी भी प्रकार का परीक्षा को अच्छे बनाने का कोई मापदंड नहीं है। ट्यूशन पास होने की कोई गारंटी नहीं है। मैं आंकड़े में ये देखा हूँ कि पीवन परीक्षा में ऐसे बच्चे भी बहुत फेल हुए हैं जो लगातार ट्यूशन भी जा रहे हैं। इसका मतलब कि ट्यूशन से कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो अभिभावकों की सोच को बदलने की आवश्यकता है। आप अपनी सोच को बदलें। ट्यूशन एक समाधान नहीं है कि आप अपने बच्चे को भेज दिए तो उस विषय में बेहतर करेगा। वहाँ का वातावरण भी देखिए, कभी ट्यूटर से भी मिलकर देखिए कि आपके बच्चे वहाँ क्या कर रहा है। आप विद्यालय आते हैं, टीचर से मिलते हैं, क्लास टीचर से मिलते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, शंकाएं समाधान होती हैं, सारी बातें विस्तार से चर्चा होती है। क्या कभी ऐसा समय भी निकालते हैं कि कभी बच्चे आपके ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन के मैडम से या ट्यूशन के टीचर से पूछे कि वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ क्या कमियाँ रहेगी। वहाँ क्लास में व्हाइट बोर्ड लगे हैं और टीचर के पास मार्कर रहता है और मार्कर में ये रहती है कि बहुत स्पष्ट लिखावट रहती है, सबको समझ में आता है। जितने भी ब्रेन ऑर्गन है वो एक्टिव रहता है, इंटरेक्शन होता है, टीचर्स बच्चे के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो इसके काफ़ी फायदे हैं। ये सब सुविधाएं किसी भी ट्यूटर के पास नहीं होती है। तो बच्चे चाहे तो क्लासरूम में इतना एडवांटेज ले सकता है, तो उसको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या होगा आप उसको समझ लीजिए। बच्चे घर जाते हैं तो टीचर के द्वारा बच्चों को लगभग होमवर्क मिलता है। अगर होमवर्क करते हैं तो ठीक है, तो कम से कम जो क्लास में कराया जाता है उसको घर में बैठ के रिवाइज भी कर ले। और कम से कम गणित, जब भी बच्चे ट्यूशन जाते हैं या तो गणित के लिए जाएंगे, विज्ञान के लिए जाएंगे, फिजिक्स के लिए जाएंगे, केमिस्ट्री के लिए जाएंगे, सामान्यतः इसी विषय के लिए जाते हैं। अकाउंटेंसी के लिए चले जाएंगे, मैनेजमेंट के लिए चले जाएंगे। कोई भी बच्चा हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, इस विषय के लिए ट्यूशन नहीं भेजते हैं ना संस्कृत के लिए। तो अमूमन जो भेजा जाता है ट्यूशन वो गणित और विज्ञान के लिए भेजा जाता है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके आते हैं और हम बच्चों को लगातार प्रेरित करते हैं, बताते भी हैं कि आप बच्चों को पास रेफरेंस बुक होने चाहिए। शर्मा की है, लेकिन उसमें एक तरह से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। अगर ईमानदारी से कोई बच्चा आर डी शर्मा के सारे बुक कर लेता है, सारे क्वेश्चन को कर लेता है, तो वो गारंटी है कि कम से कम उसको मैथमेटिक्स में 95 से 100 नंबर तक मिलेंगे। देखिए बच्चे ईमानदारी से अगर घर में भी 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो रिजल्ट को बेहतर ला सकते हैं, कम से कम पास होने की स्थिति बन सकती है। और अब की स्थिति में आप देखिए कि सीबीएसई राजस्थान जिले में 31 सीबीएसई स्टूडेंट्स लगभग कंपटीशन इतना है कि हमने कंपेयर भी किया है कि स्टेट बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट और सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट, सीबीएसई के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है। पिछले साल का मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ लगभग 71 बच्चे 71 बच्चे सीबीएसई में शामिल हुए थे, जिसमें एक बच्चा रिटेन हुआ, 70 बच्चे पूरे पास हो गए। वही 99 बच्चे स्टेट बोर्ड में बनाए। इसके लिए दोनों अमल करें, अभिभावक भी, अभिभावक संस्थान भी। आपको सभी को बुलाने का यही पर अपनी सारी बातें आपके बच्चे के कल्याण और बेहतर के लिए करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ आप सभी को मिले। और इस सबको हमको गंभीरता से समझना है और उस पर अमल भी करना है। तो मेरा और बातों को उत्साहित भी ना करें और ज्यादा से ज्यादा अटेंशन क्लास में लगाएं। इसको के बाद क्लास में उदासीन हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो ट्यूशन में पढ़ चुके हैं, तो क्लास में फोकस नहीं होता है, तो वो एक अलग से नुकसान होता है। इसलिए कृपया इस विषय को गंभीरता से छात्रों से बात करें, ट्यूटर से बात करें। ट्यूशन के हम आदेश में नहीं है, कोई उसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसका सही परिणाम नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए पर चर्चा करना जरूरी है और विषय को समझना भी आवश्यक है। लगभग पिछले साल तक हम ये देख रहे थे कि कई छात्र विद्यालय घर से निकलते हैं, विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। आप सभी को अगर किसी भी प्रकार का कोई आशंका हो जाता है कि विद्यालय बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, तो एक बार स्कूल में फोन करके जानने की कोशिश कीजिए। कभी सरप्राइजली स्कूल आ जाइए। आपको लगता है कि कोई बच्चे में अटेंडेंस के कोई इशूज हैं, बच्चों को जान सकते हैं। इससे बच्चे में ये थोड़ा सा भय पैदा होगा कि पापा कभी भी आते हैं, हमारी इंक्वायरी करते हैं, तो बच्चे में एक अटेंशन पे होगा। तो क्लास का रेगुलर अटेंडेंस बहुत जरूरी है। रेगुलर अटेंडेंस के आशा है कि पूरे 7 पीरियड को उनको ध्यान से पढ़ना,
कई बार बच्चे फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन मेंटली क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं। तो हमारा आशा ये है कि जब बच्चों से आप काउंसलिंग करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे तो चीज़ें भी खुद के सामने आने लगेंगी है। तो एक बार इंटरेक्शन आपका भी बहुत आवश्यक है। तो बच्चों में जब आप अपने पालने के प्रति थोड़ा सा आश्वस्त रहेंगे और थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो ये बच्चों में एक अलग भावना विकसित होगी। जहाँ तक हम सर्वांगीण विकास की भावना की बात करते हैं तो आपके सहयोग के बिना यह संभव भी नहीं है। क्रीड़ा, योग, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखती है। शिक्षा की बात तो हम कर ही रहे हैं। पर्यावरण के बारे में आपको पता ही है कि लगातार कभी कभी हमारे विद्यालय में पर्यावरण के भी कार्यक्रम होते हैं, जिसमें प्लांटेशन वगैरह के कार्यक्रम होते हैं। ये बातें आप तक पहुँचती भी रहती है। क्रीड़ा के माध्यम से जो हमारे डीओ के कैलेंडर है या हमारी अपनी गतिविधियाँ इसमें क्रीड़ा भी शामिल किए हैं। और एक हमने प्रयास किया कि कम से कम सीबीएसई के छात्रों का बीएमआई भी टेस्ट करके देख ले। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। आप सभी को मालूम है, अधिकांश अभिभावक आजकल हेल्थ के प्रति बहुत ही जागरूक और सचेत हैं। तो कई बार आप अपने पालियों के प्रति फिगर आएगा वो बीएमआई कहलाएगा। और बीएमआई का एक अलग अलग श्रेणी होता है जिसको श्रेणी से दिखाने की कोशिश किया गया है। आप देखेंगे कि 18.5 से 24.5 24.9 मतलब ये लगभग 25। अगर 25 के आसपास का किसी का बीएमआई आता है तो वो स्वस्थ माना जाता है, मतलब फिजिकली फिट है। लेकिन अगर ये मामला 27-28 हो जाता है तो ओवरवेट है, मतलब उसका ज़्यादा ओबेसिटी है और ओवरवेट है, मतलब वजन ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्लास 6वीं से क्लास के सभी फिगर्स को देख लीजिए। कक्षा 6वीं में 77 बच्चे में कोई बच्चे बीएमआई में नहीं पाए गए हैं, लेकिन ये लगभग 21-22 बच्चे हैं जिसको हमने ट्रेस किया है कि ये ओवरवेट हो गए हैं। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे आपके भी होंगे। तो इनका एक हम सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। ये सोमवार से सेशन प्रारंभ होगा और 0 पीरियड में प्रारंभ होगा। कम से कम हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा सिम्टम्स लगता है कि बच्चे में आँख में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, किसी प्रकार का जलन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से फौरन दिखाइए। मतलब किसी प्रकार की नेग्लिजेंसी ना करें, क्योंकि P1 परीक्षा में मैंने यह देखा है कि बहुत सारे बच्चे चश्मा बांध के आए हैं और उनको बाहर बैठाया गया है। तो ये जो वायरल होती है अचानक मौसम की वजह से, तो इसको आप ही समझते हैं। और इसके प्रति भी हमारे विद्यालय हम इतना सोच रखते हैं कि आपके विद्यालय आपके बच्चों का बीएमआई भी हम टेस्ट करें, तो आपको भी इसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। तो हमने इसको भी कोशिश किया कि ये शिष्टाचार को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे इसको बच्चों को प्रेरित करें, कैसे समझाएं कि बच्चों को शिष्टाचार का भी पालन करना चाहिए। तो हमने कोशिश किया है कि प्रत्येक शनिवार को पहले पीरियड में एक हमारा स्पेशल क्लास होता है जिसको मोरल बूस्ट क्लास कहते हैं, जिसमें सिर्फ नैतिक शिक्षा की बातें होती हैं। और इसको हमने प्रयास के तौर पर कक्षा 5 से कक्षा 8वीं तक लागू किया है। अभी पिछले हफ्ते मैं कार्य के तौर पर बता देना चाहता हूँ आपको। तथा शिष्टाचार सिखाएं, बड़ों से सम्मान, कैसे हम अपने रिलीजियस को, स्पिरिचुअल्स को, अपने रिस्पेक्ट्स को, अपने एल्डर्स को, अपने मदर और फादर, टीचर्स के साथ कैसे रिस्पेक्ट पेश है, हमारी अपनी क्या ड्यूटीज होने चाहिए। सिर्फ कर्तव्य ये नहीं है कि पढ़ाई पूरा करना, इसके अलावा भी नैतिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको समाज में स्थापित करना है, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। ये सब तमाम चीज़ों को लेकर हमारे टीचर्स शनिवार को एक पीरियड क्लास लेते हैं। बताई है उसका हमको प्रतिफल मिल रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये सिर्फ जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपसे भी सहयोग की अपेक्षा करें, आप मुकाम पर पहुँच सके। तो ये सब समझते हुए हमने एक नई विधा भी प्रारंभ की है। ये जानकारी के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। कुछ हाउस एक्टिविटीज होती हैं। आप सभी को मालूम है कि जब बच्चे 4 हाउस में आते हैं, ईस्ट हाउस, वेस्ट हाउस, नॉर्थ हाउस, साउथ हाउस, कोई येलो में आता है, कोई ग्रीन में आता है, कोई ब्लू में आता है, कोई रेड में आता है, सबके अपने अपने हाउस होते हैं। और शनिवार को हाउस की एक्टिविटीज होती है। तो हमने इस बार से हाउस की एक्टिविटी टेस्ट किया है, जिसमें मैथमेटिक्स का क्विज कॉन्टेस्ट अलग हुआ है ताकि मैथमेटिक्स के बारे में जाने, मैथमेटिक्स के फार्मूला को पढ़े, मैथमेटिक्स के बारे में एलोबरेट करें, पढ़े, अपने पाठ्यक्रम को दूसरे को समझे और सीखने की फर्क भी बढ़े। उसके बाद सिर्फ पढ़े हैं। कई बार बच्चे बुक माइंडेड हो जाते हैं। बच्चे वही प्रश्नों को हल कर पाते हैं जो उनके अध्याय पाठ्यक्रम में है, जो अभ्यास के प्रश्नों को है। उस अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं और रट लेते हैं। तो ये है कि प्रतिस्पर्धा भी रहे, कॉम्पिटिशन भी रहे और पढ़ने और लिखने और समझने की ललक भी पैदा करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि पापा के जेब से निकाल लिए हैं। जब यहाँ से फोन करके बताते हैं तो पापा को भी हैरानी होती है कि हमारे परमिशन के बिना कैसे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। ये मामले अभी अचानक आने शुरू हो गए हैं। अभिभावक कृपया जब आप अपने करेंसी रखते हैं, नोट रखते हैं, तो सुरक्षित रखें, बच्चे को इसकी ललक ना पड़े। क्योंकि
कई बार आपकी व्यस्तता की वजह से आपके पास 100 के कुछ नोट होंगे, एक आध नोट निकल गया तो आप उसको मार्क भी नहीं करते होंगे, नहीं हो सकता है। इस पर थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है इसके कि अपने बच्चे को पूरा कैश अमाउंट दे, क्योंकि बच्चे कई बार असेंबली के बाद बैग में पैसा रख देते हैं, पता चलता है चौथे पीरियड के बाद फिर पैसा मिसप्लेस हो गया है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, उसको आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यालय में रेगुलर चेकिंग होती है, डायरीज एंड आइडेंटिटी कार्ड। तो मिस्टेक्स पाए जाते हैं आइडेंटिटी कार्ड में, तो ये एक नॉमिनल मिस्टेक हो सकते हैं। तो आप वेरीफाई कर लीजिए कि हमारे दस्तावेज में आपके नाम सही होने चाहिए, दाखिल खारिज में सही है, अटेंडेंस में सही है, आइडेंटिटी कार्ड में कोई गलत हो गया है तो ये एक्सेप्टेबल है, इसको अगले साल सुधार लेंगे। लेकिन इस प्रकार का जिद करना कि सर आइडेंटिटी कार्ड को तत्काल सुधार दिया जाए, आप कृपया इस वर्ष रहने दीजिए। अगर कोई गलतियां हो गई है, छोटी मोटी गलतियां, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब आगामी में हो गया, क्योंकि एक आइडेंटिटी कार्ड की कास्टिंग लगभग 100 रुपये के आसपास आ रही है, 50 से 60 रुपया, तो हम आइडेंटिटी कार्ड तभी चेंज करेंगे जब फोटो एकदम से अलग हो गया है, सारा एकदम से मिसमैच हो गया है, शामिल हो जाएगा, जिसको एनसीसी का सौभाग्य प्राप्त है। तो ये प्रक्रिया लगभग 4-5 सालों से चल रही है और वेटिंग लिस्ट कंफर्म करते करते अभी 1 महीना पहले अधिकारियों को हमको आश्वासन मिला है। और ये अगर जैसे ही एनसीसी आती है हम आपको सूचित करेंगे। उसके बाद एक दल का गठन होगा, 25 लड़कों 25 लड़कियों का, तो ये दल का गठन होगा। उसके बाद हम उस पर एक आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट लेंगे, सहमति लेंगे, जो सहमति अभिभावक देंगे उनके बच्चे एनसीसी में शामिल हो जाएंगे, आप समझते हैं। और ये लगभग अक्टूबर के माह से प्रारंभ हो रहे हैं। कुछ इवेंट्स को दिया गया है, तो जैसे इवेंट्स हमारे पास उपलब्ध होते हैं मैं छात्रों को लिस्ट भी उपलब्ध करा दूंगा। अभिभावकों से सहमति ली जाएगी, आपकी सहमति रहेगी तो हम छात्रों को बाहर भेज पाएंगे। है एक एडमिट कार्ड बोनाफाइड एग्जामिनिस्ट रेगुलर एडमिट कार्ड मिले हैं जो ग्रीन कलर के मिले थे। आप सभी से अधिकांश पालक ऐसे भी बैठे हैं जो एक आवेदन में घोषणा पत्र ध्यान रखेंगे कि लगभग 1191 छात्रों में ट्रांसपोर्ट का ही लगभग 1 लाख रुपया बचा हुआ है, तो 42,37,100 का बचा हुआ है। ये इतना बड़ा करेंट ड्यूज बचा हुआ है, ये अगर इसको आप बोले 43 लाख, तो ये लगभग 43 लाख का बहुत बड़ा फिगर बचा हुआ है। तो ये लगभग 47 लाख का मामला है। आप सोचिए कि इतना बड़ा पेंडिंग फीस की रिकवरी आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आशा करता हूँ कि हमारी परिचर्चा से आप लाभान्वित होंगे। न सिर्फ आप लाभान्वित होंगे बल्कि आपके पालने तक भी यह संदेश पहुंचेगा। और हम दोनों के सामूहिक प्रयास से, आपके प्रयास से, प्रबंधन के प्रयास से हम एक बेहतर वातावरण में एक अच्छा शिक्षा की गुणवत्ता भी कायम कर पाएंगे। आप सभी अभिभावक यहाँ पर समय दिए, मेरी बात बहुत सुने। आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। I would like to parents that you are having any queries and suggestion, please. पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपके सहयोग से विद्यालय के द्वारा निर्मित हार्दिक स्वागत करता हूँ। निरंतर शुरू से प्रयास रहा है आपके बालियों को, आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा, बेहतर से बेहतर व्यवस्था, बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगातार उपलब्ध कराते रहे, जिसमें आज तक आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया है और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि आपका सहयोग बना रहेगा। प्रिंसिपल सर ने आने वाले सत्र के विस्तार से चर्चा की, कुछ समस्याओं के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया और विद्यालय की आगामी योजनाओं के विषय में आप लोगों को बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। अब इस पर आप लोगों के मन में अगर कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है तो उनका स्वागत है और एक एक करके आप अपने अपने अभी रख सकते हैं और यहाँ पर आए, अपने सुझाव दिए, अपने सवाल पूछे और आशा है कि आप भविष्य में भी हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यालय तो प्रयास करता ही रहेगा कि आपके बच्चे बेहतर से बेहतर होते रहें, लेकिन यदि आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, तो वो हमारा प्रयास पूरा जीरो हो जाएगा।
तो आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलें और आप अपने बच्चों का विकास हमेशा होते देखें। धन्यवाद। Our education head and principal sir, Mr. Satish Kumar Pandey sir, for his valuable words, and respected managing director, Mrs. Pranay Kumar Agarwal sir, for his valuable words. And आप सभी पालकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने आप सभी ने अपना कीमती वक्त हमारे स्कूल को दिया और हमारी बातों को अपने ध्यान से सुना। धन्यवाद।